नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो मुद्दे की बात, जहां आज का मुद्दा है बढ़ती महंगाई। बढ़ती महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है। कभी सब्जियों के दाम तो कभी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही। घरेलू गैस के दामों में भी लगभग 50 रुपए का इजाफा हुआ। वहीं नए साल में भी महंगाई से राहत मिलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही। बढ़ती महंगाई आम जनता के ऊपर लगातार कहर ढा रही है। कभी सब्जियों के दाम तो कभी बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम जनता को परेशान कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम अपने रिकॉर्ड तोड़ने से थोड़े ही दूर हैं। जहां लॉकडाउन ने लोगों का रोजगार छीन लिया, वहीं महंगाई अब लोगों की कमर तोड़ रही है। देखिए रिपोर्ट। लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त नजर आ रही है। एक के बाद एक चीजों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। सब्जियों के दामों की मार झेल रही जनता पर अब पेट्रोल डीजल के दामों का चाबुक चला है। पेट्रोल डीजल के दामों में रुक रुक कर बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम में आज कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। हालांकि पेट्रोल का भाव अब रिकॉर्ड ऊंचे स्तर के करीब पहुंच गया है। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जो कि इससे पहले के रिकॉर्ड स्तर 84 रुपए प्रति लीटर के करीब है। आने वाले समय में अगर 30 पैसे और पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो पिछले रिकॉर्ड यानी कि 84 रुपए प्रति लीटर का रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन मुंबई में ये 90 रुपए के पार पहुंच गया है, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। तेल विपणन कंपनियों ने डीजल से ज्यादा पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की थी। पेट्रोल के दाम में दिल्ली में 30 पैसे, कोलकाता और मुंबई में 29 पैसे, जबकि चेन्नई में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। वहीं डीजल के दाम में दिल्ली और कोलकाता में 26 पैसे प्रति लीटर, जबकि मुंबई में 28 पैसे और चेन्नई में 24 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। वहीं नए साल में कार खरीदने का सपना देखने वालों को तगड़ा झटका लगने वाला है। 2021 की शुरुआत में कारों के दाम बढ़ सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें तो 20% तक इनके भी दाम बढ़ने वाले हैं। लॉकडाउन के चलते कई लोगों की जहां नौकरियां चली गई, वहीं अब महंगाई के चलते जनता पर लगातार भार बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में उम्मीद जताई जा रही है कि अभी पेट्रोल डीजल के दामों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो सकती है। अजय सिन्हा की रिपोर्ट, लाइव टुडे। तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है और आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम भी बढ़ने वाले हैं, ऑटोमोबाइल्स के दाम भी बढ़ने वाले हैं। और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं रह जाती, बल्कि अन्य जो ज़रूरी सामान हैं जैसे सब्जियां, तेल और तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं वो बाज़ार में महंगी मिल रही हैं, जिससे जनता की परेशानियां बढ़ गई हैं। आज की चर्चा इसी पर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको उन मेहमानों से रूबरू कराते हैं जो हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। जनार्दन जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कुछ ही देर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रोफेसर स्वाति जैन जुड़ेंगी और राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अरविंद जी जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टुडे में।
तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल लेकर मैं जनार्दन जी के पास जाना चाहूंगी। जनार्दन जी, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, ये सिर्फ उनके लिए चिंता का विषय नहीं है जो कार चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, बल्कि पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हर एक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से सब्जियां महंगी मिल रही हैं और अन्य जो जरूरी सामान है, जो एसेंशियल कमोडिटीज में आते हैं, वो सब महंगे मिल रहे हैं के ऊपर पड़ी है। लॉकडाउन में जो बेरोजगारी हुई, जो काम धंधे में नुकसान हुआ, उसके बाद महंगाई। हिना जी, सियासत आवाम का यूं एहतराम करती है, आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। तो इस समय भारत की जनता जो पहले ही कोविड से इतना ज़्यादा परेशान थी, जो बिल्कुल टूट चुकी है आर्थिक रूप से, उसके ऊपर इस तरह की महंगाई बढ़ाना अब बिल्कुल एक स्तर हो चुका है जहां पर ये एक असहनीय सी पीड़ा है। क्योंकि सिर्फ पेट्रोल के दाम 20 पैसे बढ़ने से बहुत सारी चीज़ों के दाम धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। और सबसे पहली जो आपने कहा भी कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आटा दाल चावल जो हम घर में खाते हैं, जो अन्न है, जो सब्जियां हैं, जो दूध है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो एक गरीब आदमी के हाथ से अब चीजें निकलती जा रही हैं, उसके थाली से खाना, अब उसका भोजन भी दूर होता जा रहा है। सरकार को ये चीज सोचना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है कि हम कृषि कानून को लाने के बाद में बिचौलियों को खत्म कर देंगे, हम उन सीधे किसान से और उसको मार्केट में लेके आएंगे। एक तरफ जो 30 रुपए का पेट्रोल होता है, उसको आप यहाँ पर 80-86 रुपए 90 रुपए तक आप खींचना चाहते हैं। तो ये दोहरी एक वो चलते हैं, जो सरकार का वो एक मापदंड है, उससे जनता ही परेशान हो रही है और स्थितियां बदतर होती ही चली जा रही हैं। अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, हालांकि इसका अगर बाइफिकेशन करें, अगर इसको डिवाइड करके समझने की कोशिश करें, तो 30 रुपए जो कुछ है वो मार्केट का प्राइस है, जिसके बाद टैक्स वगैरह जोड़कर इसे 90 तक जो दाम है वो मुंबई में पेट्रोल का पहुंच चुका है। कितनी भयावह स्थिति आप इसे समझते हैं और इससे आम जनता कैसे प्रभावित होती है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, भारत में सबसे अधिक जो है क्रूड ऑयल पे जो खरीद के लाया जाता है, और भारत में एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, अब आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल है वह 51.08 प्रति बैरल है। यानी अगर भारत एक बैरल खरीदता है जिसमें 159 लीटर होता है, उसकी पूरी अगर रुपए के हिसाब से देखें तो 3,437 रुपए में भारत खरीदता है 159 लीटर। और भारत में जब वो बेचता है तो 12,937 रुपए में बेचता है। यानी एक बैरल में 159 में लीटर में भारत जो है 9,300 कुछ रुपए कमाता है जी। यानी सीधे जो है अगर आप उस आंकड़े से जोड़ेंगे तो भारत में 21 रुपया प्रति लीटर जो पेट्रोल और उससे कम थोड़ा सा डीजल लिया जाता है, भारत में जो है वो करीब 83 रुपए में बेचा जाता है। यानी सीधे 4 गुना दाम पे बेचा जाता है। यानी 69% जो है भारत में टैक्स लगता है। अब समझा जा सकता है कि देश की स्थिति क्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब 1 रुपए डीजल पे वृद्धि होती है तो महंगाई दर में सीधे जो है 1.5% की वृद्धि होती है, क्योंकि जो है परिवहन और माल भाड़ा में वृद्धि हो जाती है। वृद्धि जो है अगर मान लीजिए कि 1% होती है तो जो उसके वाहन के मालिक है वो कम से कम 1.5% कर देते हैं कि नहीं, सरकार जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि कर देती है। एक तो सबसे बड़ी समस्या यह है, भारत देखिए एक विकासशील देश है, हाशिए पर पड़े 20% लोगों को जो है एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है। यह तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट में आ चुका है। यानी भारत की जो है लगभग जो हर छठा व्यक्ति एक रात भूखे सोता है और उसको जो है अनाज सब्जी दाल की उपलब्धता नहीं हो पाती है। आप विडंबना यह देखिए कि हर साल 44,000 करोड़ का अनाज सब्जी और जो है दाल जो है नष्ट हो जाता है, यानी बर्बाद हो जाता है। उसमें सब्जियों की सबसे अधिक जो है कीमत लगभग जो है करीब 14,000 करोड़ जो है होता है। यानी भंडारण क्षमता भी सरकार के पास नहीं है। और मजे की बात यह देखिए कि जब पिछले जुलाई में जब प्याज की कीमतें बढ़ने लगी तो जो है सरकार उसको रोकने का कोई प्रबंध नहीं की। अब जाकर के अक्टूबर में जो है ऊपर जो है निर्यात पर रोक लगाई। देखिए यहाँ पे सरकार की एक नीति है कि महंगाई पर रोक लगाने का एकमात्र नीति यही है कि जब न्यूनतम समर्थन मूल्य से करीब 1.5 बढ़ जाता है, यानी 100 रुपए की चीज 150 में हो जाती है, तब जाकर के सरकार हरकत में आती है।
तब तक जो है जो उपभोक्ता है उनकी कमर टूट चुकी होती है, उनका जेब खाली हो चुका होता है। तो ये देश की स्थिति है और सरकार जो है कितनी इस पर जो है संवेदनशील है, इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। अरविंद जी, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार जो है वो डिजिटलाइजेशन की ओर प्रेरित करना चाहती है देश की जनता को, लेकिन जैसे कि रिपोर्ट में सामने आया है इलेक्ट्रॉनिक्स 20% महंगा होने वाला है। दूसरी चीज, लॉकडाउन के बिल्कुल बाद अब जिंदगी जीने के लिए कुछ 4 पैसे लोगों ने कमाना शुरू किए हैं, वो भी उस तरीके से नहीं जैसे कोरोना काल से पहले कमाते थे। तीसरी चीज ये कि जिस तरीके से सरकार ये कह रही है कि हम आपके लिए चीज़ों को कम पैसों में अवेलेबल करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती चली जा रही है, जिसमें हमारे घरेलू सामान, हमारा तेल कह लीजिए या गाड़ियों में पेट्रोल जो डलवा रहे हैं वो, दूध और सब्जियां और जिस तरीके से अनाज, हर एक चीज महंगा होता जा रहा है। तो जनता करे क्या, ये समझ नहीं आ रहा। ये देखिए, जुलाई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह चुका था कि चूंकि कोरोना काल है इसमें जो है महंगाई बढ़ेगी, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि सरकार जो है महंगाई से निपटने के लिए क्या उपाय कर रही है। औद्योगिक उत्पादन अभी आपने सही कहा 3.8% गिर गया है। इसके बावजूद भी जो है अगले साल में जो है आपके रिपोर्टर अभी बता रहे हैं कि किस तरह कारों के दाम, इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुड्स है उसके कीमतों में वृद्धि होगी। सवाल लाजिमी है कि कोरोना काल में 14 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका डीए अलाउंसेस तमाम बंद कर दिए गए हैं, तो लोगों के हाथ में पैसा कहां से आएगा। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 4 तरह से आगे बढ़ती है। एक तो निजी निवेश होता है, दूसरा खपत होता है, तीसरा निर्यात होता है, चौथा जो है सरकारी निवेश होता है। तो निवेश की दर जो है पूरी तरह से घट गई है, क्योंकि दुनिया में कोविड-19 से सभी देश प्रभावित है, तो भारत में भी निवेश घट चुका है। सरकारी निवेश तभी होता है जब जो है सरकारें जो नई परियोजनाओं को लाती है। सरकार कोई नई परियोजना लॉन्च नहीं कर रही है, जब परियोजना लॉन्च नहीं करेगी तो स्वाभाविक रूप से जो है वहां पर जो है लोगों को काम नहीं मिलेगा। खपत की दर आप देख ही रहे हैं कि महंगाई इतनी अधिक है कि खपत जो है कम होती जा रही है। लोग सब्जी के दुकानों पे जा रहे हैं लोग और थोड़ा बहुत खरीद करके किसी तरह अपने परिवार को जो है गुजर बसर कर रहे हैं। निर्यात जो है, सरकार जो इतना उत्पादन नहीं हो रहा है इस समय कि निर्यात हो, तो अभी फिच जो है, जो कंपनी जो है, ये जो एजेंसी है, अभी उसने कहा भी है कि जो भारत में जो है लगभग 9.4% जो है जीडीपी में गिरावट आएगी। यानी चारों तरफ स्थिति जो है नियंत्रण के बाहर होती जा रही है, लेकिन सरकार इस दिशा में क्या कर रही है, कोई ठोस पहल होती दिख नहीं रही। जी बिल्कुल, हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्रोफेसर स्वाति जैन भी जुड़ चुकी हैं। प्रोफेसर स्वाति, बहुत स्वागत है आपका लाइव टुडे में। प्रोफेसर स्वाति, हम बात कर रहे हैं किस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, खासतौर पर पेट्रोल डीजल के दाम ले लें, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम ले लें, जहां पर ये लगातार सरकार चिल्ला रही थी कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लोगों को दिए। अब जब उसकी रिफिलिंग करानी होगी उन लोगों को, और इतनी महंगाई में जब दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कैसे गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर पाएंगे गरीब वर्ग के लोग? जी नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठा लिया है, लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी हमें कि ये जो कोरोना काल है और ये जो पेंडेमिक है, ये अनएक्सपेक्टेड था किसी के लिए। तो हम लोग अर्थशास्त्र में इसको एक शॉक की तरीके से देख रहे हैं। जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं अर्थशास्त्र में कि जो भी परिवर्तन होता है वो या तो नियमित रूप से हो रहा है या अचानक से हो गया। और ये जो अचानक से हुआ है परिवर्तन, इसके लिए जनता तो फिर भी थोड़ा बहुत तैयार आपको दिख रही है। जनता जान रही है कि उसको कठिन समय का सामना करना है, लेकिन सरकार के लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने आप को कैसे तैयार करेंगे। और इतना लंबा समय गुजरने के बाद भी अभी सरकार के पास ना तो इतना फिस्कल बैलेंस है कि सरकार बहुत ज्यादा कुछ कर सकती है, और ना ही सरकार के पास जो मशीनरी होनी चाहिए, जो तैयारी होनी चाहिए, उसमें बहुत तरह की समस्याएं हैं। और हम लोग हमेशा भारत में बात करते रहे हैं आर्थिक नीतियों की, या सरकार जो नीतियां बनाती है उसकी एक सबसे बड़ी समस्या है कि जो उसका क्रियान्वयन है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता। तो जो महंगाई आपको बढ़ती हुई दिख रही है भारत में, या जो आप भारत की बात ना करें बल्कि हम लोग शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की तरीके से देखें कि महंगाई कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ कम है, किसको इसका असर ज्यादा दिख रहा है,
तो शहरी क्षेत्र पे महंगाई की मार, जैसा मुझे लगता है, जैसा हम लोग आंकड़ों से समझ पाते हैं, शहरी क्षेत्र में महंगाई का प्रभाव ज्यादा है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी उतना प्रभाव नहीं है और उम्मीद ऐसा करें कि वहां उतना प्रभाव नहीं दिखेगा। जहां तक उज्ज्वला की आपने बात करी, गैस सिलेंडर के दाम में जरूर वृद्धि हुई है, लेकिन आप ये भी देखिए कि जैसे जैसे सिलेंडर का दाम बढ़ेगा, अगर हम उस सब्सिडी वाली योजना का हिस्सा हैं, जो पहल योजना चल रही है डायरेक्ट ट्रांसफर वाली, वो जो ट्रांसफर का अमाउंट है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये जरूर दिक्कत होगी कि वो कैसे खरीदेगा, लेकिन प्रशासन की तरफ से उसको मदद हो। अगर जो प्रशासन है हमारा डीएम के स्तर का या ग्राम प्रधान के स्तर पर, अगर वो इस समय जनता का सहयोग ज्यादा करें तो बिल्कुल संभव हो पाएगा कि ये मुश्किल का समय थोड़ा कम भारी लगेगा। नहीं, जो बात आपने कही स्वाति जी कि मुश्किल का समय है, ऐसे में सरकार हजारों करोड़ रुपए नए निर्माणों पर तो खर्च कर रही है ना, तो महंगाई कम करने में भी कुछ सब्सिडीज लॉन्च कर सकती थी। जनार्दन जी, जिस तरीके से ये बात सामने आती है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार जो है महामारी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, लेकिन प्रिपेयर्ड नहीं थी, अब इसको भी कम से कम 8 महीने बीत चुके और इन 8 महीनों में नई योजनाएं, नई परियोजनाएं कई सारी सरकार द्वारा लॉन्च की गई, हजारों करोड़ रुपए का खर्चे का अनाउंसमेंट किया गया, तो कहीं ना कहीं महंगाई को कम करने के लिए भी कदम उठाए जा सकते थे। बिल्कुल हिना जी, जैसे हमारे पैनलिस्ट अरविंद जी कह रहे थे कि बैरल जो 58, 59 और 60 के बीच में वेरी करता है और उसके हिसाब से हम लोग पेट्रोल और डीजल के दाम जो होते हैं घटते बढ़ते हैं, ये बिल्कुल भी बेईमानी है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले बैरल की कीमत माइनस में आ गई थी और उस समय भी हमारे देश में जो दाम थे पेट्रोल के बढ़ रहे थे। तो ये और अभी कल जो स्टेटमेंट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके अकॉर्डिंग कि अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा क्रूड ऑयल का तो हमारे देश में जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस है वो स्टेबलाइज होंगे, स्थिर करने की कोशिश करेंगे, कम नहीं स्थिर करेंगे। तो ये एक सरकार की दोहरी मानसिकता, मैं फिर वही कहूंगा, एक तरफ आप एक चीज पे 4 गुना ज्यादा पैसे ले रहे हैं और एक तरफ आप एक आंदोलन तैयार कर रहे हैं कि हम बीच के बिचौलियों को खत्म कर देंगे। तो ये सरकार को सोचना चाहिए क्योंकि आम जनता का जो एक सहने का स्तर है वो भी एक लिमिट तक ही है। जनार्दन जी, दूसरी तरफ जिस पॉइंट को अरविंद जी ने हाईलाइट किया कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की अगर हम बात करें, सरप्लस में हम प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में सरप्लस में हमेशा चीजों को उगाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या अपने ही देश की जनता के लिए, वो भी इतने भयावह समय में, क्या हम उससे सस्ता नहीं कर सकते? हमने देखा आलू के दाम 50 रुपए किलो, हमने देखा प्याज के दाम 70 रुपए किलो, और ये 1-2 दिन या एक हफ्ते के लिए नहीं चला, ये महीनों के लिए चला। और हरी सब्जियां जो सर्दियां आते ही बहुत सस्ती बिकने लगती हैं, उन पर इतनी ज्यादा महंगाई थी कि लोगों की थाली तक सब्जियां नहीं पहुंच पा रही थी, आलू नहीं पहुंच पा रहा था जो दिन में 3 टाइम बनता होगा शायद लोगों के घर में। हिना जी, एक बड़ी विडंबना ये है कि जो आप कह रही हैं आलू जो है 50 रुपए किलो तक चला जाता है, लेकिन किसान को उसकी कीमत सिर्फ 5 रुपए ही मिलती है और सरकार बार बार इसको दावा करती है कि हम समाप्त करना चाहते हैं बीच वालों को, बीच बिचौलिए जो हैं जिनको जो 45 रुपए आपसे ले लेते हैं किसान के खेत से फसल और आपकी थाली में आने में। तो ये एक स्थिति बन रही है। सरकार बार बार दावा करती है, चीजें करती है, लेकिन उसको मूर्ति रूप देने में, उसको अमली जामा पहनाने में कहीं न कहीं विफल दिखाई देती है। इसीलिए स्थिति बद से बदतर की तरफ बढ़ती चली जा रही है। सरकार एक तरफ जनता को सब्सिडी की बात करती है कि हम आपको इसमें एमएसएमई सेक्टर में मजबूत करने के लिए हम आपको लोन कम रेट में देंगे। हम एक तरफ ये बोलते हैं कि हम बैंकिंग सेक्टर में आपको काफी सुविधाएं देना चाहते हैं, लेकिन जब आपका भोजन, जब आपकी जो जरूरतमंद रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं वो आप तक आपके पहुंच के बाहर हो जाएंगी, तो आप लोन लेकर नया उद्योग धंधा शुरू कर कैसे आप प्रगति की तरफ बढ़ पाएंगे? दूसरी तरफ अरविंद जी, एक पॉइंट और हाईलाइट करना चाहूंगी जो तब से हाईलाइट हो रहा है जब से जीएसटी का जो अनाउंसमेंट हुआ था भारत सरकार की तरफ से कि पेट्रोल और डीजल को क्यों नहीं जीएसटी के अंतर्गत लाया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल आपने सही कहा। जब जीएसटी का मसला उठा था तो लोग मानकर चल रहे थे कि पेट्रोल डीजल को जो इस दायरे में लाया जाएगा जिससे कहीं ना कहीं उसकी कीमतें कम होगी और उसका फायदा जो है देश के नागरिकों को मिलेगा, फिर
जो उद्योग धंधे हैं उनको मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जबकि लाखों करोड़ रुपए जो है हर महीने जो है कलेक्शन में जा रहा है जीएसटी से। और एक दूसरी चीज यह भी कहा गया था कि पूरे देश में कीमतें एक समान होंगी, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। बिल्कुल जनार्दन जी ने सही कहा कि जो 5 रुपए का जो आलू था आज की तारीख में अगर 50 रुपया है तो उससे मैं सहमत हूँ। देखिए, भारत एकमात्र देश है पूरे विश्व में जहां किसानों के खेत से थाली तक यानी उपभोक्ता की थाली तक पहुंचने में वो अंतर जो है 65% का हो जाता है, जबकि यूरोप में जो है 20% से अधिक नहीं होता है। यानी जो बीच के बिचौलिए हैं कहीं ना कहीं जो खा रहे हैं, और वो बिचौलिए कौन है ये सबको मालूम है, बड़े लोग हैं। नव उदारवाद जब से देश में आया है 1991 के बाद, किस तरह से यहाँ पर जो है जमाखोरी बढ़ी है या किसी से छपा नहीं है। दूसरी चीज महत्वपूर्ण जो अभी स्वाति जी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ है, बिल्कुल प्रभावित हुआ है। आप जाइए ग्रामीण क्षेत्रों में, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से ही आते हैं, तो कहीं अब शहर में ग्रामीण में महंगाई में अंतर नहीं रह गया है। दूसरी चीज उत्पादन में इतनी विषमता है कि कहीं धान होता है तो कहीं गेहूं नहीं होता है, कहीं गेहूं होता है तो कहीं अरहर नहीं होता है। यानी जो किसान है उन्हें भी जो मूलभूत जरूरतें हैं उनको खरीदनी पड़ती है, तो वो महंगाई की मार वो स्वयं किसान होते हुए भी झेलते हैं। दूसरी चीज देखिए, महंगाई के रोकने के एक महत्वपूर्ण उपाय होता है कि सरकार जो योजना लाए, जैसा हिना जी आपने कहा, जब हजारों करोड़ की परियोजनाएं चलाई जा रही है तो सब्सिडी की योजनाएं क्यों नहीं लाई जा रही है? देखिए 1929-30 में जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी तो केवल इंग्लैंड बचा हुआ था। वहां पे सरकार ने जो एक नई योजना लाई थी, दिन में सड़कें बनवाती थी दूसरे मजदूरों से, रात में उसी सड़कों को उखड़वाती थी दूसरे मजदूरों से। यानी लोगों के हाथ में पैसा आता था, वो पैसा जो है पूरा उसका चक्रीय रूपांतरण हुआ, बाजार फिर जो है हलचल मची, फिर धीरे धीरे जो कल कारखानों के पहिए जाम पड़े थे वो चलने शुरू हो गए। तो सरकार को इस ढंग की कहीं ना कहीं जो योजनाएं को लाना चाहिए, और जहां जिस देश की आबादी की 37% जनता गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे है, वहां सब्सिडी को कैसे खत्म किया जा सकता है? खत्म किए जाने का मतलब कि पूरी तरह से जो है उन नागरिकों को खत्म किया जाना होगा। जी, तो महंगाई को अगर कंट्रोल करना है तो गैर कानूनी भंडारण के ऊपर भी सरकार को नजर रखनी होगी, जिसमें कई सारे खाद्य पदार्थ हैं जिनके गैर कानूनी भंडारण होते हैं। दूसरी ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी इस नए बिल पर, जिस पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें एक जो पॉइंट है वो ये भी है कि असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो संशोधन किया गया, आलू को असेंशियल कमोडिटीज से हटा दिया गया। कई सारे ऐसे तेल जो हम खाना बनाने में जिनका प्रयोग करते हैं उनको असेंशियल कमोडिटीज से हटा दिया गया। तो जब इस तरीके के कदम सरकार द्वारा उठाए जाएंगे तो फिर बड़े स्तर पर भंडारण होगा और उसके बाद यही चीजें महंगी हो जाएंगी। देखिए, गैर कानूनी ढंग से भंडारण ही सबसे बड़ी समस्या है। उदाहरण के तौर पे जब जुलाई में प्याज की कीमत बढ़नी शुरू हुई तब तक सरकार जो है आपके अप्रैल आते आते जो है कहा गया तमाम एजेंसियों के द्वारा नहीं, सरकार जो है निर्यात बंद करे, लेकिन सितंबर में जाकर के अक्टूबर में बंद की सरकार, तब तक जो है 20 लाख करोड़ का जो है निर्यात हो चुका था। तो कहीं ना कहीं जो ये जो नीति है ये इस पर जो है थोड़ा नियंत्रण लगाना होगा, और जो आढ़तिया है जो भंडारण करके जो दाम को जो है किसानों से औने पौने दाम में लेते हैं और उस पर जो है लाखों कमाते हैं, उस पर भी नियंत्रण स्थापित करना होगा। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरे देश में केवल 6% ही सरकार लेती है, बाकी जो ओपन मार्केट में ही होता है। और ओपन मार्केट में जब जाने के बाद जो है जो चीज की उपलब्धता अगर मान लीजिए नहीं रह पाती है तो अचानक उसके दाम में वृद्धि हो जाती है, उसका फायदा उठा करके गैर भंडारण शुरू कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार को इस पर नियंत्रण लगाना होगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं प्रोफेसर स्वाति से ले लेती हूँ। स्वाति जी, जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही, जैसे हमने कहा कि आने वाले साल में इलेक्ट्रॉनिक्स भी महंगा होने वाला है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी महंगाई बढ़ने वाली है, दूसरी तरफ बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही जो तमाम रिपोर्ट्स में हमने देखी है। लोगों की बाइंग कैपेसिटी पे इससे कितना असर पड़ेगा, इसमें क्या कहेंगे आप? कितने लोग खरीद पाएंगे वो चीज़ें जो उनकी ज़रूरत की है, जैसे लैपटॉप कह दे, मोबाइल कह दे, या किसी को अगर गाड़ी खरीदनी है तो कितने लोग उस स्तर पर पहुंच पाएंगे कि वो उन चीजों की खरीदारी कर सके मौजूदा हालात में? हिना जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये हम लोगों को इस समय समझने की जरूरत है। देखिए, आप लोगों के प्रोग्राम के माध्यम से एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो आप लोग इंफॉर्मेशन गैप को ठीक करने का काम करते हैं। तो हम कोई भी आर्थिक निर्णय लेते हैं उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए, और आप ये समझने की कोशिश करिए कि शायद आप लोग सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, और आधुनिक समय में और ग्लोबल इकोनॉमी की जब आप बात करते हैं और मार्केट
बेस्ड इकोनॉमी एक सच्चाई है। तो जब आप जब आप ज्यादा अमाउंट खर्च करते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, तब आप कंप्लेन नहीं करते। लेकिन जब आप छोटी छोटी चीजों पे खर्च करते हैं तो आपको महंगाई ज्यादा समझ में आती है। ये हमारी एक सच्चाई है, ये हम सब पे लागू होता है, खासकर जो हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। रिक्शे वाले से हम अक्सर बार्गेनिंग कर लेते हैं, लेकिन जब हम एलईडी टीवी खरीदने जाते हैं या एचडी टीवी लेते हैं तो बार्गेनिंग नहीं कर पाते। और आप ये समझिए, हम लोग अर्थशास्त्र में हमेशा ये समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे घरेलू क्षेत्र और फर्म एक आर्थिक अभिकर्ता है, निर्णय लेने वाला, जो अपने लाभ और हानि के हिसाब से काम करता है। सरकार को भी उसी तरीके से देखिए कि वो अपने लाभ और हानि को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। तो अगर हम भारत सरकार लोक थोड़ी कल्याणकारी राज्य कोशिश है करें कि उपलब्ध सूचना के आधार पे अगर तार्किक निर्णय लेने की कोशिश करें तो इस महंगाई का आसानी से सामना कर सकते हैं। हम सभी को अपना एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपके लिए अरविंद जी अपना सवाल रखिए। जी हाँ स्वाति जी, मैं ये कह रहा था कि भारत का जो राज्य का स्वरूप है लोक कल्याणकारी है। लोक कल्याण में जो हाशिए के लोग होते हैं उन्हें वरीयता दी जाती है। और भारत जो है आज देखिए 37% जो गरीब जनता है न वो टीवी एलईडी खरीदती है, वो अपनी बुनियादी जो जरूरतें हैं रोटी कपड़ा मकान उससे जूझती रहती है। तो उससे तुलना जो है ये मान लेना कि जो 10% जो है रिच लोग हैं उनसे हम तुलना करें और उस आधार पर सरकार के निर्णय को जो है हम वैध माने, तो यह कहाँ तक उचित है? जनार्दन जी, बहुत ही सटीक बात कही आपने, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं ना, उसके लिए एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। सिर्फ सरकार को ही नहीं, जो मध्यम वर्ग है उसको भी अपने एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। और आपकी बात बिल्कुल लागू होगी अगर आप इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज जो हैं, जो लोकल लेवल पे नगर निगम के स्तर पर देखिए, ग्राम प्रधान के स्तर पर देखिए, ये इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, जैसे अभी आप बार बार भंडारण की बात आप लोग कर रहे थे, जनार्दन जी भी इसी बात को कह रहे हैं, आप भी उसी बात को कह रहे हैं, ये असल में इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज का प्रॉब्लम है कि जहां पर चेक बैलेंसेस होने चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज को कंट्रोल करना, उन पर चेक रखना सरकार का काम है स्वाति जी। और जहां पर ये बात आती है कि घर में अगर 5 सदस्य हैं और सिर्फ एक ही सदस्य कमाने वाला है और 5 को खिलाना है, तो वहां पर बहुत बेसिक चीजें खरीदना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब नौकरी के लिए अन्य युवा बाहर निकलता है तो उसे नौकरी नहीं मिल रही है, जो एक और बड़ी प्रॉब्लम है। तो जहां पर आप एक्सपेंडिचर को चैनलाइज करने की बात कर रही है, वहां सवाल ये उठ रहा है कि पैसा ही नहीं है तो खर्च कहां से करें। और बाकी एक्सपेंडिचर एलईडी खरीदना तो बहुत दूर की बात है, जो मूल चीजें हैं जैसे खाना रोटी कपड़ा मकान जिसकी बात की अरविंद जी ने, वो तक लोगों के लिए खरीदना इस दौर में मुश्किल हो रहा है। और पेट्रोल डीजल के दाम, मैंने फिर यही कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ उनके लिए बढ़ते दाम, उनके लिए परेशानी नहीं जो कार या बाइक से चलते, बल्कि वो लोग जो बाहर दूध दही और सब्जी खरीदने जा रहे हैं उनके लिए ये मुश्किलें पैदा कर रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हर एक चीज जो है वो महंगी होती चली जा रही। तो अभी बड़े एक्सपेंडिचर्स पर तो लोग जा ही नहीं रहे, बल्कि मूल चीजें जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उस पर ही लोगों की कमर टूटती चली जा रही है। तो समय मेरे पास थोड़ा कम है, यहीं पर इसे विराम देना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया स्वाति जी आपका, अरविंद जी बहुत शुक्रिया आपका, जनार्दन जी बहुत शुक्रिया आपका। तो महंगाई की मार लोगों पर लगातार बढ़ती चली जा रही है और ऐसे में सरकार से ये उम्मीद है कि महंगाई पर एक लॉक लगाया जाए और लोगों को इससे निजात दिलाई जाए, क्योंकि इससे पहले ही लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, लोग काम धंधा खोने से जूझ रहे हैं और पिछले दिनों लोगों को एक बड़े स्तर पर आर्थिक नुकसान हुआ है। उसके बाद इस महंगाई से जूझना एक बड़ा चैलेंज आम जनता के लिए बन गया है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।